Okay, good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, guys. Good evening, all of you. Okay, so बताया प्रीवियसली क्या चल रहा था, क्या डिस्कस किया हुआ था हमने लास्ट लेक्चर में? किसी ने थोड़ा सा भी रिवाइज किया है क्या प्रीवियसली? सर टेस्ट डिस्कस करें क्या? मतलब एक दो ही डाउट है। टेस्ट पेपर, अच्छा हाँ, एक मिनट, रिसेंट टेस्ट पेपर हुआ ना हमारा, हाँ, एक मिनट रुके, हाँ जस्ट। यही ओके, सो देखें, टेस्ट पेपर कर लेते हैं, टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बताएं 1 to 5 कोई डाउट प्रीवियस टेस्ट पेपर में? नहीं। यार बाकी लोग सभी वापस से रीचेक करते हैं ना, एक बार एग्जाम देने के बाद डेफिनेटली रीचेक जरूर करें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बाई लक सही हो गया या फिर जो गलत हुआ वो क्या सिली मिस्टेक थी, क्या थी, वो बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी एनालिसिस की हैबिट नहीं डालेंगे ना तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आपका टेस्ट पेपर कैसा होता है, मतलब अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है ना वीक में। सो मतलब अभी वीकली जो टेस्ट होता है उसमें हार्डली 25 क्वेश्चन रहते हैं, फिर सारे कंबाइंड जो होते हैं क्यूमुलेटिव टेस्ट, वैसा टेस्ट आपको वीकली मिलेगा जब आप 11th में आओगे। तो 11th में आप जो भी है, अगर आप बायोलॉजी चूज करोगे, पीसीएम चूज करोगे या पीसीबी, तो आप समझो कि सारे टॉपिक के फिर 25 + 25 + 25 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। मतलब हर वीक में 75 क्वेश्चंस। हाँ, सो हर संडे को आपको 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप अभी अपनी हैबिट 25 में भी नहीं डालोगे ना तो डेफिनेटली हैबिट खराब हो जाएगा। आपको 75 में भी आपको फिर लगेगा अरे ज्यादा क्वेश्चन है, लीव करते हैं, और फिर वो एक्यूमुलेट होते होते आपके डाउट्स मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, कभी क्लियर नहीं होते फिर। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि हैबिट डालो यार, ज्यादा नहीं टाइम लगता। एक मतलब ऐसा नहीं है कि हाफ एन आवर मैक्स लगेगा अगर आप दोबारा से रिव्यू करें पेपर। तो ध्यान से पेपर जरूर रिव्यू किया करें, ठीक है। 5 to 10 में बताया नहीं डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। में ही है, फिफ्थ में। कौन सा? फिफ्थ। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ से पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं यार सभी लोग। आदित्य बताओ क्या सोच रहे थे आप क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कैसे कमेंट करेंगे? एक स्प्रिंग में अगर करंट पास की तो क्या होगा? सर ये तो आपने मतलब शीट में समझाया ही था जब हम डिस्कस कर रहे थे मंडे को। अच्छा तो अच्छा, फिर ओके आपने ओके। डायरेक्टली बताया था कि कंप्रेस ही होगा, तो फिर कंप्रेस मार्क किया। क्या रीजन क्या है अभी इस बार एक बार बताओ आप, क्या रीजन हो रहा है कि कंप्रेस होने वाला है? सर मतलब करंट जाने के बाद फील्ड तैयार होगा ना। ए मार खाओगे यार तुम, ये एक्सप्लेनेशन थोड़े देंगे हम। कोई और बताए कैसे सॉल्व किया ये? सर इसमें जो एक साइड की दोनों वायर होंगी हाँ, उनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो एक होगा ही तो फिर डायरेक्शन वो में करंट होगा। देखो इधर से अगर यहाँ से करंट गई, एक बार और बड़ी सी स्प्रिंग बनाते हैं, क्लियरिटी हो आप लोग को। ये स्प्रिंग बना रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये कि जो इस पे करंट जाएगी ऐसे सिमिलर ऐसे होम रोटेट होके इस लूप में भी जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दो सेक्शन ऑफ वायर अगर आप पिक करोगे तो आपको क्या फील होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम। और आपको पता है ना, दो वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए ये सारे लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आंसर क्या होगा, कंप्रेस होगा। आदित्य थोड़ा सा ध्यान दिया करें, सही लॉजिक होना चाहिए।
ये नहीं कि हाँ थोड़ा सा याद है मार दिया। ठीक है, चले क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है अल्फा सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर विद सेम स्पीड, सबका क्या चीज सेम है, v। तो हमें क्या बताना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर सर्कुलर पाथ, मतलब रेडियस। तो रेडियस के फॉर्मूले में होता है क्यू बी बाय एम वी, ये रहता है। MV/QB। हाँ सॉरी, MV/QB है। एम वी बाई क्यू बी, ये रहता है हमारा रेशियो। तो इसमें पॉइंट क्या है यहाँ पर कि क्वेश्चन में कह रहा है वी सेम है, तो वी तो कैंसिल हो जाएगा, जरूरत ही नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड भी तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। मतलब मेन सर लॉजिक, ये समझ में आया, ड्यूट्रॉन मतलब क्या, वो नहीं समझा। यार अब ये तो थोड़ा सा पता रहना चाहिए था यार। प्रोटॉन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का। पॉजिटिव। हाइड्रोजन। आपने वर्ड सुना है आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोटोप, बताओ। मतलब एक ही एलिमेंट की स्पीशीज, मतलब जिसमें अलग अलग नंबर के न्यूट्रॉन हैं। हाँ, तो इसका मतलब उसका कुछ एग्जांपल बताओ मुझे। मतलब कार्बन का है ना, कार्बन 12, कार्बन 14। क्लियर है ये उसमें सबको, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसमें ये एग्जैक्टली ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन। एग्जैक्टली जैसे ये होता है, कार्बन होता है 6 C14 and 12, वैसे ही हाइड्रोजन होता है 1H1 1H2 एंड 1H3। क्लियर। तो ये होता है हाइड्रोजन का, जिसे प्रोटॉन बोलते हैं, ड्यूट्रियम जिसे ड्यूट्रॉन बोलते हैं, ट्राइट्रियम। तो ये बेसिकली इसको दिया गया है। तो इसमें क्या है, अब एक न्यूट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m। बट चार्ज सिर्फ एक होगा क्योंकि प्रोटॉन सिर्फ एक है, तो क्यू क्या होगा 1। समझ आया। ठीक है, प्रोटॉन का क्या है, MB1 कंसिडर कर लो और QB1 कंसिडर करो। और अल्फा के बारे में आप जानते ही हैं, अल्फा क्या है, 2 हीलियम का न्यूक्लियस। 4, हीलियम का न्यूक्लियस है, 2He4। तो इसका मतलब इसका M2 है, नहीं M4 है। क्लियर। और Q क्या है, 2 है। इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और बताएं अप टू 10 कोई डाउट। अप टू 15 बताएं कोई डाउट। अप टू 20 बताएं कोई डाउट। गाइस एम आई ऑडिबल। यस। ओके, यस बताएं यार टिल 20 कोई सर, डाउट। 18 वाला 18 1, ओके let's see 18. Okay, under the influence of a magnetic field, a charged particle is moving in a circle of r with constant speed. The time period of revolution. यार ये चीजें बताई हैं कि कोई चीज अगर सर्किल में घूमता है, कोई चीज सर्किल में घूमता है तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं 2 डिस्टेंस पाई r ऑफ, अपॉन r। एग्जैक्टली। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। अभी दिक्कत ये है कि पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड करेगा, आर पे वी पे। तो आपको देख के जरूर लग रहा है कि वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, बट नहीं, इसकी जो रेडियस है वो खुद डिपेंड कर रही है किसी अदर फैक्टर्स पे। और रेडियस का फॉर्मूला होता है QB। MV/QB। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू रखूंगा तो वो होगी MV/QB। तो इसका मतलब ये जो V है वो क्या हो जाने वाला है, अच्छा। तो द एक्चुअल करेक्ट आंसर इज कि ये सिर्फ डिपेंड करता है M/QB पे, सिर्फ इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर। यस सर। थोड़ा सा इसमें क्वालिटी पार्ट था कि आपको समझना है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मतलब उसकी रेडियस को आपको डेफिनेटली चेंज करके लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर V और R पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, और बताने 20 कौन सा नंबर, 19
19, अरे 19 तो डायरेक्ट बताया हुआ है यार, 2 वायर है, ठीक है, डी डिस्टेंस पर है और करंट उन पे किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और फिर वहां पर इनटू दूसरा वाला भी आई आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, अगर दूसरा आई भी सेम है तो ये I1 I2 की जगह क्या बन जाएगा, आई आई स्क्वायर स्क्वायर। ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट आंसर था, ये नोट्स में भी लिखाया है। सर सर मुझे 11th में डाउट है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो गया था। 1 मिनट जाते हैं 11th को भी देख लेते हैं, 20 तक कोई और डाउट नहीं ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कुछ हार्ड जा रही है क्या, देखें। An electron moving with the kinetic energy, this enter a magnetic field of induction, this at the right angle to its position, the radius. Okay, तो हमें रेडियस चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, mv बाई क्यू बी। अब देखो क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन है मतलब क्यू पता है, बी आपको दिया हुआ है, तो हमें mv चाहिए, ठीक, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ से mv इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बताई थी ये चीज याद है ना, शीट डिस्कशन के टाइम याद है कि आप लोग को मैंने बताया था कि इस mv को काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। अभी दिक्कत ये है कि v अननोन है, v नहीं पता, तो आप v के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, m को लेकिन यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर की जगह क्या लिखा, p स्क्वायर बाई 2m। तो बेसिकली p की वैल्यू क्या हो गई है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन हुई हमारी कि mv विच इज अ मोमेंटम को हमने क्या लिखा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बाहर की वैल्यू आपको ऐसे ही सॉल्व करनी रहेगी, क्या, √2 इंटू m, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 to the power minus 30. 27 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 16 31 होता है kg में, -30. 10 टू द पावर माइनस 31, हाँ ठीक है। और क्यू बी, क्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस -90 इंटू बी कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है, बट आप रूट वाइज ही सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। कैसे, आप पहले पावर सॉल्व कर लो, पावर 31 और 16 टोटल कितनी पावर हुई, 47 57, उसमें भी एक 10 अंदर रहता है अभी भी। एक 10 अंदर रह जाएगा तो वो 0.9 कर देगा उसे। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर कितना बाहर आ जाएगा, हम सिर्फ 56 यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना बाहर है, 28, और रूट के अंदर रहेगा क्या, 0.9 अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, क्लियर। 56 यूज करेंगे, 46 यूज करेंगे। हाँ 46 आ रहा है सर, पावर 46, ओके ओके, 47 है। 47 है, हाँ 46 आएगा यहाँ पर, तो टोटल हमारा कितना हो गया यहाँ पर 23 -20. 23। डिवाइड में अगर देखें कितना है, 19 है और ये 3 है, टोटल कितना हुआ 10 टू द पावर -22, ठीक है। और ये 6 इंटू 1.6, अभी देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 10 पावर -10 बचा, रूट के अंदर देखें 0.9 इंटू 2 इंटू 6, 6 इंटू 2 हुआ 96 आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली इसे कर लिया, कितना आया ये, तो मतलब नियर, क्या किया आपने? हाँ नियर अबाउट 10, क्या 10.8 समथिंग। नियर अबाउट 10 आ जाएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 3.2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट हमने 3.2 से रूट से बाहर ले लिया, क्यों ले लिया, जिससे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 हाँ लेकिन ऑप्शन में One by नहीं। टू द पावर 36. -1,
क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट लेके आ रहे हैं 10⁻⁻1, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या हो जाएगा इंटू 10 अच्छा। करेंगे, मतलब 10/3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.33 के नियर अबाउट आ जाएगा। ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, यार अप्रोक्सीमेशन है। हाँ अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा आपको टू द पॉइंट रह के ही करना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगा। तो हम काफी क्लोज अप्रोक्सीमेशन में चल रहे थे इसलिए। ठीक है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं और एग्जाम में हमें इनकी हैबिट होनी चाहिए कि देखने में एकदम इजी है बट कैलकुलेशन टफ है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली आंसर नहीं आने वाला। चलो 25 तक बताएं, कोई डाउट? तो 23। 23, चले देखें 23 देखते हैं एक बार। 23 में क्या पूछ रहे हैं हमसे? ओके, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है। इफ ईच साइड इज L, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज। तो देखें ये कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया है और ये जो है वो 3D में डिस्कस कर रहे हैं। इस प्लेन पर दो वायर है और स्ट्रेट ये वायर है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है? इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? पैरेलल। हाँ, तो इसका मतलब बताओ कौन सी वायर है? फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ILB sin थीटा। हाँ। एल के जो पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें फोर्स लगता है क्या? नहीं। नहीं। तो क्या ये वायर और ये वायर में फोर्स लगेगा? होता है नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले में लगेगा। तो इसका मतलब कितनी वायर में लगेगा? सिर्फ ये वाली वायर में, ये वाली वायर में और ये वाली वायर में। अब बताओ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स का? करंट से डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसमें करंट कैसे जा रही है नोटिस करें, इसमें करंट है अपवर्ड। अब बताओ अपवर्ड करंट है और हॉरिजॉन्टल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। बताया था ना पाम रूल यूज कर सकते हैं। हाँ। पाम रूल में थंब हुआ मेरा अपवर्ड, फिंगर्स हुए एक्स की तरफ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द पाम इनटू द प्लेन होगा ना? क्लियर ना सबको? तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो किधर है? इधर इनटू द प्लेन है। समझा कि नहीं? हाँ। इसके अकॉर्डिंग -x की तरफ। अब इसमें देखें डाउनवर्ड है, इसने प्लेन चेंज किया ना, ये y बोला, ये z बोला, ये x बोला। तो इस पर अगर पाम रूल लगाएंगे तो डेफिनेटली इसका जस्ट अपोजिट आंसर आएगा इधर की तरफ। अब देखो ये दोनों फोर्स क्या करने वाले हैं? एक दूसरे को एक कैंसिल आउट। कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ किस वाली वायर में फोर्स आने वाला है? ऊपर वाली वायर में। अब ऊपर वाली वायर में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, पाम रूल। तो पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे थंब इधर करना है और फिंगर इधर करना है तो पाम उल्टा आ जाएगा ना? हाँ। तो इसका मतलब कहाँ दिखेगा? ऐसा परपेंडिकुलर दिखेगा पाम का ऊपर। फोर्स। क्लियर? थंब इधर, फिंगर्स आगे करोगे जब ऐसे, तो पाम का जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे अबव द प्लेन दिखेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स किस तरफ आया? फाइनल ऊपर। नेट किस तरफ? ZX। एक्सिस में। और फॉर्मूला कितना है? ILB। क्यों? क्योंकि बाकी का तो सब कैंसिल हो चुके हैं। डन ना? हाँ। ठीक है। और 25 तक कोई और डाउट? 25 क्या? हाँ। देखें 25 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अ करंट लूप कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेमी सर्कुलर पार्ट्स। Current loop consists of two identical semicircular parts, each of radius r, one lying in xy plane and other lying in xz plane। तो बना लेते हैं जल्दी से। ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ z। तो पहला सेमी सर्कुलर रिंग किस प्लेन में है? xy में। दूसरा किस प्लेन में है? xz। नहीं xz में है ना? XZ। xz मतलब दूसरी रिंग इस तरीके की है, यहाँ पर है। समझा ना? अब क्या पूछा? इफ द current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the
टू सेमी सर्कुलर पार्ट। ओके, तो अब खास बात ये हो गई कि मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज है, तो इसमें कैसी फील आएगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना, तभी कंप्लीट होगी। ये समझा ना? अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो क्या नोटिस बताया था, राइट हैंड रूल, अगर ऐसे क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड, अरे क्लॉक राइट हैंड रूल क्लॉकवाइज है, into the plane. इनटू द प्लेन, मतलब कर्ल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल हो रही है ना, तो कर्ल फिंगर्स के कर्ल में रखो मैग्नेटिक फील्ड को, तो थंब किधर जाएगा, इनटू द प्लेन। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने ड्रॉ किया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनटू द प्लेन। अब जरा इस रेड वाले के अकॉर्डिंग सोचो, रेड वाले के लिए, तो रेड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है करंट, इसमें Clockwise. इसमें क्लॉकवाइज फील हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सर्किल माना है ना हमने, Hmm. तो इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट होती है, तो कहाँ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द प्लेन ना, Into the plane. लेकिन एक्स जेड का इनटू द प्लेन, तो एक्स जेड का इनटू द प्लेन तो ऐसे नीचे जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों 90 डिग्री में पे हैं। इसे मैं और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इसका ऐसे इनटू द प्लेन फील होगा माइनस जेड में, और इसका माइनस वाई में, तो डेफिनेटली दोनों किस में है, 90 डिग्री में। तो हाफ 90 रिंग का degree. फॉर्मूला बताओ पहले बी का, हाफ रिंग की वजह से फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई Mu not I by 4. और आर। 4R. अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी बी है और ये भी बी है, तो दोनों के वजह से आंसर नेट क्या आ जाएगा, बी नेट का 90 डिग्री पर है, तो रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी रूट 2। तो अब देखो बी रूट 2 करूंगा तो इस 4 का रूट 2 कैंसिल होगा ना, समझ आया, तो नीचे क्या आएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर हुआ। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन समझ सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। रीजन मीन आपको डायरेक्शनल का सेंस चाहिए पूरा, कि वो दोनों 90 डिग्री पर रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तक यूजुअली भी क्या आता था, सिंपल रहता था, इधर ऐड कर दो या फिर सबट्रैक्ट करो। यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि 90 डिग्री पर आ रहे हैं वो दोनों। शायद मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन डाले थे, बीच में एक और कोई क्वेश्चन रहा होगा ऐसा 90 डिग्री जैसा, मुझे ऐसा याद है जहां तक कि नहीं, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। चले, पेपर कंप्लीट हुआ ना? सर हाँ, सर मुझे बस फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट में ओके, देखें, एन इलेक्ट्रॉन enters a region where magnetic field and electric field are mutually perpendicular। ओके, तो यार देखें, ये वाला सिनेरियो मैंने क्या था, मैंने शीट में थोड़ा सा आइडिया दिए थे कि यार ई और बी साथ में हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, वो सीधा हम कहाँ पर क्लास 12th पे पढ़ते हैं, जब ई और बी के दोनों में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ रीजन वेयर ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिया है क्या कि ई की तरफ गया है बी की तरफ गया है, नहीं। ऐसा कुछ दिया है क्या कि किस तरफ गया है, नहीं। तो चलो कर लेते हैं, अगर वो ई की तरफ गया, अगर वो ई की तरफ जाएगा तो ई उसे किधर मूव करेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो मतलब वो इस तरफ रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा, और साथ में वहां पर बी है, तो बताओ बी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन में, पाम रूल, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर, अब अबव या डाउन, अब अबव नहीं, नेगेटिव होता है, उल्टा आता है उसका, ओ सॉरी, हाँ डाउन पाम रूल से अप आएगा, लेकिन एक्चुअली इनटू द प्लेन आएगा। तो क्या वो ई की तरफ जा रहा है क्या, नहीं बी की तरफ जा रहा है क्या, नहीं नहीं। बी के वजह से सर्किल तो करेगा ही करेगा, ठीक है, बी के वजह से सर्किल करेगा, लेकिन ई के वजह से आगे भी तो जाएगा ना, तो मतलब कैसा शेप बना लेता है, ऐसा स्प्रिंग जैसा, जिसे मैंने क्या बताया था, Solid. सोलेनॉइड है। इस शेप को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड एक फिजिकल एलिमेंट है,
जैसे सर्किल क्या है? हेलिक्स। हाँ हेलिक्स। सर्किल क्या है बेटा? सर्किल एक ज्योमेट्री है और रिंग क्या है? ये एक फिजिकल एलिमेंट है। डिफरेंस समझ आया कि नहीं, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, सर्किल एक पाथ या ज्योमेट्री का नेम है, रिंग उसका फिजिकल एग्जांपल है। तो वैसे ये हेलिक्स है, उसका पाथ हेलिकल शेप बोलते हैं। और ये तो या तो हेलिकल बनाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में हेलिकल दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है। तो सर। इसका मतलब हाँ, सर इसमें अभी तो आपने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और फिर बाद में तो फिर से पीछे आने लगे है ना उसी डायरेक्शन। तो हाँ हेलिक्स इस साइड में करेगा ना। चलेगा, हेलिक्स अपोजिट साइड में आ जाएगा, पाथ हेलिकल ही रहेगा। पाथ हेलिकल रहेगा। किसी ने ये थोड़े ना कहा है कि ऐसे बनने के बाद फिर अब ऐसे नहीं बन सकता वो। आप उसको ऐसा फिजिकल स्प्रिंग क्यों समझ रहे हो? वो तो एक मूवमेंट है ना, समझे? हाँ ठीक है, तो ये हो गया सिनेरियो हमारा। बट ये हमारे काम में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपने पढ़ा होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? हाँ वहां पर आपको शायद अभी नहीं बताया गया। अपन क्लास 12th में ये चीज बताते हैं कि कैथोड रे में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे जाता है, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके तो हाँ, इलेक्ट्रॉन हम बता रहे थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेट यहाँ पर हिट करना चाहिए। बट इसका E/m रेशियो आपने सुना है? उन्होंने जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था E/m रेशियो। वो 12th में हम सिखाते हैं कि कैसे किया था। वो ऐसे ही किया हुआ था कि यहाँ पर पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, सॉरी पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेविएट होगा अपनी तरफ पॉजिटिव। ऐसे पॉजिटिव। प्रोजेक्टाइल। तो वहां से उन्होंने कैलकुलेट किया इसका y, और प्रोजेक्टाइल मोशन लगाकर इस y को कैलकुलेट करके प्रोजेक्टाइल मोशन लगा के क्या निकाली, इसकी स्पीड का रेशियो। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या लगाई, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और उस मैग्नेटिक फील्ड से इतना फोर्स लगाया कि वो इस फोर्स को, जो QE का फोर्स लग रहा था, उसे बैलेंस कर दे, QVB। तो वहां से उन्होंने कैलकुलेट किया था कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाता है। मैग्नेटिक का फॉर्मूला था QVB, इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या था, Q into E। तो यहाँ से उन्होंने क्या निकाली थी, उसकी वेलोसिटी, और दोनों को कंपेयर करके क्या निकाला था, E/m रेशियो। तो जो आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो हमेशा नोन डेटा से ही बनाए जाते हैं। तो हमारे पास दो नोन आइडियाज रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेके, कि एक हेलिकल बना सकता है, और बिकॉज हेलिकल कोई ऑप्शन में नहीं दिया था तो एक ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्सेज है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा चला जाता है, अनडेविएटेड। ओके, अनडिफ्लेक्ट। अनडिफ्लेक्टेड हो जाता है। ठीक है। सर सर लेकिन इसमें दोनों परपेंडिकुलर नहीं है ना? नहीं, परपेंडिकुलर है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हुआ ये, मतलब हाँ अपोजिट लग रहा है इधर, ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किधर हो, डाउनवर्ड होना चाहिए। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डाउनवर्ड होने के लिए बी को किधर होना पड़ेगा, बताओ। परपेंडिकुलर टू द पाम
डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ऊपर कहाँ में। होना चाहिए? इनटू ऊपर। द प्लेन, इनटू द प्लेन। हाँ मतलब इनटू द प्लेन नॉर्मल चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन इसलिए आउट ऑफ द प्लेन। तो देखें हो गया ना परपेंडिकुलर, क्लियर? हाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो तीनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो चांस बन सकता है कि वो अनडिफ्लेक्टेड जाए। सुटेबल रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चले ठीक है, काफी है। चले डेफिनेटली अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, फुल आउट ऑफ भी हैं यार। सब सही है या नहीं? आउट ऑफ मार्क्स कैसे आ गए भाई? वेदांत, अदिति? सर वो एक क्वेश्चन चांस ही हो गया। ओके ओके। One. वेदांत तुम्हारा चांस काम नहीं किया। आर्यन, आर्यन ज्वाइन भी करता है या नहीं? मुझे तो लगा नहीं, कभी दिखा नहीं आर्यन। आर्यन मतलब बस नेम के लिए ज्वाइन होके गायब हो जाना है, हाँ ओके। और रीनेम करके रखा करो यार, धीर, हर्ष, आप लोग भी ध्यान से रीनेम कर लिया करें। यस। ठीक है, अच्छा था यार इस बार, अच्छा इसमें स्कोर है। कितना आना चाहिए था? ये कितना आना चाहिए था भाई? 100 में कितना लेके आओगे अब? चलो ठीक है। ओके चले, तो वापस आते हैं। चले हम ईएमआई डिस्कस कर रहे थे यार। ईएमआई का याद है लास्ट हमने क्या डिस्कशन किया था? हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। हम ईएमआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। ये पॉइंट नंबर 10 था। प्रीवियस पॉइंट आपको याद है क्या? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे? हाँ टॉर्क कैलकुलेट किया था कितना हाँ, लेना। ठीक है। तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने ईएमएफ चेक कर लिए थे। ये डेफिनेटली आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ध्यान देना है सभी लोग, अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे सारी चीजें। फिर हमने टॉर्क डिस्कस किया था कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट डिस्कस किया था क्या, डीसी और एसी करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो डीसी और एसी करंट का डिफरेंस भी क्लियर है सभी को? यस सर। एडवांटेज क्या है एसी का? एडवांटेज क्या है डीसी के रेस्पेक्ट में? एसी का एडवांटेज क्या है? हम आगे एक डिवाइस पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, वहां पे मैं बताऊंगा कि एसी के वजह से इस पे एक बहुत ही बढ़िया फिनोमिना हो जाता है, जिसके वजह से हम इसको करंट और वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे पावर क्या होता है, वीआई होता है ना। तो इसमें एक क्वांटिटी आता है ट्रांसफॉर्मर, वो क्या करता है, इस पावर को मेंटेन रखता है, वोल्टेज को कम करके करंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। या फिर जरूरत पड़ी तो करंट को कम करके क्या करा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। और हमें मतलब पता ऐसे है ड्यूअल कि फंक्शनिंग करते हैं। एग्जैक्टली तो हमें पता है कि अगर मैं एक सब स्टेशन से सपोज 100 किलोमीटर दूर से अपना इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहा हूँ, ट्रांसमिशन जोन में है, तो सोचो 100 किलोमीटर में अगर आप I²R लगाने लग गए, समझ रहे हो कितना ज्यादा हीट में लॉस होने लगेगी एनर्जी, क्योंकि R लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं, इस वायर में जब हम करंट भेजते हैं तो इतनी माइनर करंट होती है, क्या बढ़ा देते हैं उसका, वोल्टेज। तो जनरली क्या करके रखते हैं इसको, मतलब 2 लाख वोल्टेज में, 1 लाख वोल्टेज में, इतने वोल्टेज में इसे लेके जाया जाता है। फिर जैसे ही ये हमारे सब स्टेशन पे आता है, इसका वोल्टेज डाउन करके कितना कर दिया जाता है, 11,000। फिर सब स्टेशन से जैसे करंट बढ़ाएंगे। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन के पास पहुंचता है, तो इस 11,000 को 440 कर देते हैं। फिर और जाके एकदम हाउस होल्ड के जस्ट पहले वाले ट्रांसफार्मर में 220 कर देते हैं। ठीक है, तो एसी का एक एडवांटेज ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसे स्विच कर सकते हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, लॉसेस नहीं होते एसी में ज्यादा। ठीक है ना? सर हम्म
सर वो ओवरहेड केबल्स में ऐसे क्रैकलिंग साउंड क्यों आता है? इसकी वजह से ही आता है क्या? करंट के वजह से ही आता है। लेकिन करंट की उसमें वजह से current इतना एयर, ज्यादा करंट कम है ना, बट वोल्टेज है। तो उस हाई वोल्टेज के वजह से देखें क्या होता है, पास में जो एयर होती है, एयर पार्टिकल, एयर कंडक्टिव है या नॉन कंडक्टिव बताओ? नॉन कंडक्टिव। नॉन कंडक्टिव। बट ड्यू टू दिस हाई पोटेंशियल, इसके पास वालों का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। और मुझे पता है कि अगर इसके पास का पोटेंशियल बढ़ गया मतलब इनके पास क्या आ जाता है, चार्ज। तो वो बेसिकली स्टैटिक चार्ज का साउंड आने लगता है। तो अगर उसके पास की एयर चार्ज होने लग गई तो ये साउंड आने लग जाता है। तो वो बेसिकली करंट का नहीं है, वो पास की एयर में चार्जेस का है। क्योंकि अगर चार्ज होने लग गए वो पार्टिकल तो क्या होगा, वहां पर एक स्टैटिक, देखते हैं ना आप, स्टैटिक करंट में चार्ज का साउंड आता है। हम्म। ठीक है, वो एयर के चार्जिंग की वजह से हो जाता है। हाँ। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपना, एडी करंट्स। क्या है? एडी करंट्स इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये एडी करंट्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ी सी समझते हैं। ये सिंपल है, एडी करंट्स का मतलब बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। क्या है, आपको समझाता हूँ। सपोज कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है और आपने बीच में से अपना हाथ लगा लिया वहां पर, या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर क्या होती हैं, करंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। बट जो यहाँ पर है वो थोड़ी सी ऐसे सर्कुलेट होने लगेंगी ना, रैंडम। ये पॉइंट समझ आया कि ऑब्जेक्ट के जस्ट एजेस पे रैंडम सर्कुलेशन आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एडी। एडी। ठीक है, तो वो जो रैंडम सर्कुलेशन है उसे हम यहाँ हमारे चैप्टर में कैसे नेम दे रहे हैं, समझें। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें एक लूप अंदर जा रहा है, क्या एक स्क्वायर जा रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं? होगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी, एक, करंट। और वो इस वायर में करंट फ्लो कर जाएगी। कोई डाउट क्या? नहीं। अब सोचो, इंस्टेड ऑफ अ लूप मैं क्या ले लूं, ये एक सॉलिड प्लेट, क्या ले लूं, प्लेट। तो मुझे बताओ, क्या अभी भी ये इंडक्शन ये काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो करंट आएगा, काम करेगा ना? डेफिनेट सी बात है। लेकिन करंट फ्लो होने का कोई पाथ डिसाइड है क्या अब? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब जब आपका पूरा मेटल ही मिल गया आपको, तो इसका मतलब करंट का पाथ कुछ भी हो सकता है। तो अब आप जज नहीं कर सकते कि अंदर करंट किस पाथ में जा रही है। तो ऐसी एब्रप्ट करंट्स को क्या बोलते हैं, एडी करंट। और इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये सिर्फ लेंज लॉ से समझ में आता है। ओके, अब इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हीट लॉस। बिकॉज ये बहुत सारी करंट्स उस मेटल के अंदर ही सर्कुलेट होने वाली हैं, तो उस मेटल को क्या कर देंगी, ये हीट कर देंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट इसका दोनों में यूज किया जा सकता है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम में एडीज को यूज किया जाता है, ये एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है। और डेफिनेटली हीट लॉस हो रहा है तो वो एक डिसएडवांटेज तो है। ब्रेकिंग सिस्टम किनका, बुलेट ट्रेन्स का। हाई स्पीड ट्रेन्स जो होती हैं उनके ब्रेकिंग सिस्टम को एडी करंट से मैनेज किया जाता है। हाँ पूछे, कोई डाउट क्या? सर वो सेकंड डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज मूव होना चाहिए ना करंट? हाँ वो होना चाहिए, वो मैंने बना दिया, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि लेंज लॉ पे डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, वो जस्ट मैंने अभी, हैबिट होती है ना क्लॉकवाइज ही बनाने की, तो वो मैंने वहां पे ड्रॉ कर दी थी। लेंज लॉ से हम क्लियर कर लेंगे। अभी पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा बुलेट ट्रेन्स का, एडी करंट्स के थ्रू क्या करते हैं, वहां पर जो ट्रेन होती है, ट्रैक होता है, उसमें ऐसे कॉपर सिस्टम लगे होते हैं। क्या होते हैं, मेटल के पीसेस लगे होते हैं, क्या, मेटल के पीसेस कॉपर के पूरे ट्रैक में होते हैं। अब करंट जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो वहां पर मतलब नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या जनरेट करा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो सडनली
सडनली इन कॉपर वाले आइटम से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है। तो इन पे क्या होने लग जाते हैं, एडी करंट डेवलप होने लगती हैं, जो क्या करती हैं, उस ऊपर वाले करंट को अट्रैक्ट करती हैं। तो बेसिकली वो सिस्टम आगे जा रहा था और ये अब उसे अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, होल्ड पीछे। करेंगे पीछे। अब हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया तो वो रिपेल भी कर सकते हैं। मतलब यही एक तरीका हो सकता है उसको एक्सेलरेट कराने का भी। तो आप देखते हैं ना जो रिसेंटली नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं जिसमें विदाउट फिजिकल कांटेक्ट मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट, तो दैट इज बिकॉज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। इवन आप ये एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं, कई बार ये दिखाया जाता है कि अगर एक कॉपर का पीस ले लो और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक बुलेट फायर करो, ठीक, अगर ये इनफ अमाउंट ऑफ कॉपर है तो ये जो बुलेट है ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसे हिट नहीं कर पाएगी, बहुत जल्दी यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक है, चले, तो ये थोड़ा सा बस माइंड में रखना है, बहुत ज्यादा एडी करंट में हमें ऐसा कुछ पीएचडी नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि एडी करंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और कहाँ पर इनका प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये कि कहीं पर भी ऐसा फुल प्लेट यूज नहीं की जाएगी क्योंकि वहां पर एडीज की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप देखोगे कि जितने आगे एसी वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे जैसे ट्रांसफार्मर, तो वहां पर ऐसे ऐसे क्या बने होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं जो एडीज को कम करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक करंट होगी बस यहीं पे जाएगी, ये बीच में अगर स्पेसिंग मिल गया तो अब नहीं होगी ना, दूसरी करंट इसमें ही एडजस्ट होगी। तो बीच में स्पेसिंग देने से काफी बेनिफिट मिल जाता है एडीज को कम करने से। हाँ बताए हर्ष। सर ये आयरन यानी मैग्नेटिक बुलेट को रोकता है, तो व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉपर? कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। जनरली डायमैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में अपोज क्रिएट करते हैं। तो कॉपर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल बनेगा। बेसिकली मोस्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल ये काम कर पाएंगे। और अगर फेरोमैग्नेटिक ले लिया तो फिर वो तो उल्टा अट्रैक्ट कर लेगा ना। सर यानी ऑक्सीजन भी कर सकता है? हाँ, गैसेस में भी रहते हैं, लिक्विड्स में भी रहते हैं। एक बार हमें लिस्ट देखना पड़ेगा कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर। सर आप ये लास्ट में सिखा सकते हो? हाँ चलेगा, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर सर में और मैं हम कैसे डिसाइड पैरामैग्नेटिक, करते हैं कि ये एक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? ये वही बात है यार, कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी देख के हम बताते हैं ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख के बताते हैं कि ये क्या होगा। अभी एटॉमिक लेवल पर जाकर तो अंदर देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, फिजिकल टेस्ट करके करते हैं। तो बेसिकली फिजिकल टेस्ट करेंगे, अगर रिपल्सन जनरेट कर रहा है मतलब डायमैग्नेटिक है, अगर कुछ भी ज्यादा जनरेशन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज ये फेरोमैग्नेटिक है अगर अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है तो। ठीक है, अब फिजिकल पता चलने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसके अंदर डाइपोल्स कैसे होंगे। ठीक है, तो डाइपोल के फॉर्मेट में इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो बट मैंने जाकर ऐसे देखा नहीं है ना, मटेरियल के अंदर जाके डाइपोल नहीं देख सकते। तो बेसिकली इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये वही बात है, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे देख के फिजिकली बताते हैं, वैसे ही इसमें भी फिजिकल टेस्ट के थ्रू बताते हैं। हाँ चले। यस। हाँ, आज हम दो चीजें करेंगे, डिस्कस करेंगे। एसी जनरेटर और मोटर, ये हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो मैं आपको इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के भी पेजेस इसमें इंक्लूड करे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको एनसीईआरटी के पेज के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ पर उसकी कोर डिटेलिंग में जाएंगे। क्लियर है ना यार सभी लोग? Yes, sir. तो मैं इसकी कोर डिटेलिंग में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोनों चीजें क्या है, एक है इलेक्ट्रिक मोटर और एक है जनरेटर। ठीक है, तो चले पहले समझने का ट्राई करते हैं किसे, इलेक्ट्रिक मोटर को।
इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखेंगे तो पहले हमें सारे एलिमेंट समझने हैं और फिर इसका क्या समझना है, वर्किंग। ठीक, तो पहले एलिमेंट देखते हैं क्या होते हैं। इसमें दो हैवी मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो मैग्नेट्स। अब सोच रहे होगे कि सर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग कैसे हो गया? तो बेटा मतलब तभी अलग, इधर वाले का साउथ पोल इस साइड है। एग्जैक्टली। आधा कभी ही भी यार। आप कभी भी क्या मैग्नेट में नॉर्थ साउथ अलग कर सकते हो क्या? नहीं। तो एग्जैक्टली इसका नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, और इसका साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है। ये एक्चुअल पॉइंट है। डन। हाँ, मतलब दो मैग्नेट्स है। दो मैग्नेट्स हैं बेसिकली। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक मैग्नेट को तोड़ के नॉर्थ और साउथ अलग कर लो। हर्ष, कोई डाउट क्या? नहीं सर। फिर क्या होता है? फिर होता है इसमें यहाँ पर ये जो एक रॉड दिख रही है जिसमें लिखा हुआ एक्सेल, ये एक्सेल मतलब एक एक्सिस पे लगे हुए एक मेटालिक एलिमेंट को बोलते हैं क्या? एक्सेल। आपने ये सुना होगा बसेस में लिखा होता है डुअल एक्सेल। हाँ, एक्सेल की हाइट भी होती है। हाँ, हाँ। तो वो एग्जैक्टली वही है कि उसके जो रियर व्हील है उसमें वो सिंगल व्हील है या डबल व्हील है, वो होता है डुअल एक्सेल। जिन पे व्हील लगे हैं उसे क्या बोलते हैं? वो एक्सेल। ओके, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक सॉलिड एलिमेंट है उसे बोलते हैं क्या? एक्सेल। अब होता क्या है, इस एक्सेल के अराउंड वाइंडिंग की जाती है पूरी। ठीक है, तो ये एक्सेल फिजिकली ऐसे मेटालिक इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल की, और उसके अराउंड पे वायर होती हैं। ये इतना यहाँ तक समझ आया कि नहीं? जिसे बोलते हैं क्वाइल। क्या बोलते हैं इस वायर के सेटअप को? कॉइल। क्वाइल। तो पहला स्टेप था कि मैग्नेट है, दूसरा एक एक्सेल है, एक्सेल पे वायर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इस एक्सेल पे एक ऐसे रिंग होती है जो एक्सेल पे फिक्स है। ये रिंग कहाँ पर लगी हुई है? एक्सेल का ही पार्ट है। ये रिंग क्या है? एक्सेल का पार्ट है। एक्सेल का पार्ट है। इस रिंग पे अंदर इंसुलेटिंग है। मैंने बताया ना कि कोई भी चीज एक्सेल पे कंडक्टिंग नहीं होगी। एक्सेल से कांटेक्ट में सारी चीजें कैसी रहेंगी? इंसुलेटिंग। क्यों? वरना इस हैंडल में करंट आ जाएगी ना यार। समझा कि नहीं सब? हाँ। ठीक। अब ये जो रिंग रहती है इससे इस कॉइल की दोनों वायर्स कनेक्टेड होती हैं, और ये रिंग बीच में से कट होती है, इसलिए इसका नेम क्या बन जाता है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग। तो चलो फिर से समझते हैं क्या 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 हमने देख लिया। हमने देखा सबसे पहले मोटर में क्या रहता है? एक मैग्नेट रहता है। क्या एक मैग्नेट रहता है? नहीं, दो मैग्नेट रहते हैं, जिसमें एक का नॉर्थ इधर, एक का साउथ इधर। ओके, जिससे ये क्या क्रिएट करेगा? यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड। ओके है। नंबर 2, फिर क्या रहती है उसमें? एक क्या रहती है? एक्सेल। एक्सेल को आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। कॉइल वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे एक एक्सेल पे इंसुलेटिंग कोटिंग के बाद एक वायर का पूरा एकदम कॉइल रैप किया जाता है। उसके बाद इसके साथ एक रिंग होती है जो कि दो पार्ट में होती है। उनका नेम क्या है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का इनर पार्ट कैसा होता है? कंडक्टिंग होता है। इनर पार्ट स्प्लिट रिंग का कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? स्प्लिट रिंग का इनर पार्ट है यार, जो कि किससे अटैच है? एक्सेल से। कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग यार? अरे यार नॉन कंडक्टिंग अभी बताया ना। एक्सेल से कुछ भी कनेक्टिंग नहीं हो सकता ना। ओके है। अब क्या होता है, ये स्प्लिट रिंग के बगल में ब्रशेस होते हैं। क्या होते हैं? ब्रशेस। वो क्या होते हैं? वो कुछ नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल है, बट ऐसा सॉलिड नहीं है।
क्योंकि अगर सॉलिड होगा और थोड़ा सा भी कॉइल इधर उधर हुई तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली कह सकते हो कि सॉफ्ट ब्रश होता है। ब्रश समझ गए ना, ब्रश में जो थ्रेड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना, बस इसमें थ्रेड कैसे हैं, मेटेलिक हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, कंडक्टिंग। Metallic. समझ आया यहाँ तक? अब फिजिकल सारे पैरामीटर समझ आए? Yes sir. अच्छा, ये ब्रश कनेक्टेड होते हैं किससे, बैटरी से। किससे? Battery. बैटरी से। तो फिजिकल एलिमेंट एक बार हर्ष बता दो सारे एलिमेंट्स स्टार्टिंग से। फिजिकल एलिमेंट पहला क्या होता है? सर पहले एक्सल होता है, पहले मैग्नेट से स्टार्ट किया था मैंने बार बार। पहले मैग्नेट, मैग्नेट्स, फिर एक्सल, एक्सेल, एक्सेल में कॉइल, कॉइल में स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग, और बाद में rings, ब्रश। मेटालिक ब्रशेस। फिर बैटरी से कनेक्शन होगा। सबको इन सब का यूज पूरा क्लियर समझ आया? स्प्लिट रिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका इनर पार्ट कैसा होता है? नॉन कंडक्टिव। इनर नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग बोल सकते हैं, और आउटर कंडक्टिंग। डेफिनेटली कंडक्टिंग। सर यानी इसमें इससे 2 पार्ट्स को जोड़ के बनाते हैं ना? नहीं, अंदर लेयर लगा देते हैं, इंसुलेटिंग लेयर की कवर कर देते हैं बस। अच्छा, ये 2 पार्ट है, हाँ, एक ही रिंग नहीं है, रिंग के 2 पार्ट रहते हैं ये, ठीक है। और ये इंसुलेटिंग मतलब ऐसा बस नहीं कि फोम लगा दिया है, ये आर्मेचर से अटैच है। स्प्लिट रिंग आर्मेचर के साथ घूमेंगे, क्लियर है ना? तो नंबर 1 सारे फिजिकल एलिमेंट समझ में आ गए। हाँ। अब किसकी बात करेंगे हम, वर्किंग की। सारे फिजिकल एलिमेंट क्लियर है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, वर्किंग की। चले वर्किंग समझेंगे। ये मोटर है तो डेफिनेटली जैसे ही स्विच ऑन करोगे उसके बाद चलेगी ना। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, यहाँ पर क्या आ गई, एक करंट। ये करंट यहाँ पर गई ब्रशेस के थ्रू, और किसके पास गई, इस वायर में। तो नंबर 1 कि करंट A to B जाएगी कॉइल में, और रिटर्न कहाँ से आएगी, C to D। C2D। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये, तो अब बताइए AB को फोर्स किधर लगेगा, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ। अच्छा, ये एक प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, तो ये ऐसे एक्स जेड में रखा हुआ है ये कॉइल, ऐसा नेगेटिव वाई में लगेगा, इनटू द प्लेन लगेगा। ये समझा सभी को, AB में कैसे लगेगा, इनटू द प्लेन। तो इसका मतलब CD में कैसा लगेगा, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। तो देखो ये फोर्स अब क्या करने वाला है, दिखा ना, फील हुआ, इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स इसे क्या करा देगा, रोटेट, और इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा। तो मुझे लगता है वर्किंग मोटर का समझ में आ गया। किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग लूप फील्स अ टॉर्क। समझ आया? यस। और वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, मुझे लगता है मैंने एक सिंगल लाइन में बता दिया था, क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स कैसे निकाला था, IL B से, और ये L और L मिलकर क्या बन गए थे, उसका L स्क्वायर मतलब एरिया। और मैंने बताया था कि अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, n। ये हमें बताने लगता है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो बताइए, प्रिंसिपल समझ आया? हर्ष बताओ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है मोटर? सर ये टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट, और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद यानी एंगल्स वगैरह की वजह से उस पर टॉर्क लगने लगता है पूरे एग्जैक्टली पे, आर्मेचर कॉइल पे। हाँ, तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में सिंपल लाइन हमें ये बतानी है कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ करंट कैरिंग लूप फील्स अ टॉर्क, बस ये उस पे काम करता है और घूम जाता है। लेकिन जब ये
जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा, कितना घूम जाएगा? 90 90 डिग्री। And उसके बाद देखो यार सिचुएशन बदल जाएगी। अब देखो ए बी वाला वायर कहाँ पहुंच जाएगा? इस तरफ जाने लगेगा। लेट्स से चलो 180 डिग्री को डिस्कस करते हैं। तो 180 डिग्री में अब ये लूप उल्टा हो जाएगा ना, ये हुआ ए बी और ये हुआ सी डी। पॉइंट समझा कि नहीं? तो करंट हाँ। अगर ए बी में ऐसे जाएगी तो अब तो उल्टा हो जाएगा ना, फिर इस पे फोर्स अपवर्ड की जगह कहाँ लगने लगेगा? डाउनवर्ड। downwards. प्रॉब्लम में आ जाएगी। पहले हाफ में ऐसे टॉर्क लगेगा, दूसरे हाफ में फिर उल्टा। ये घूम पाएगा क्या प्रॉपर? नहीं। सेमी सर्कल। तो जुगाड़ करके मुझे इसकी करंट वापस से इधर स्विच कर देनी चाहिए। तो वही काम हमारा क्या करती हैं? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या काम करती है? ये जो है घूम जाती है। ये वाली जो स्प्लिट रिंग है इधर वाली, ये घूमते घूमते अब किसके कनेक्शन में आ जाएगी 90 डिग्री के बाद? वाई। वाई के कनेक्शन में आ जाएगी। क्लियर? सॉरी 180 डिग्री के बाद यहाँ पर है ना अभी। और ये जब 180 डिग्री घुमा दोगे तो किधर कनेक्शन में आ जाएगी? वाई के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट इसमें जो कि पहले यहाँ पर थी अपवर्ड थी, जैसे ही वो वाई से कनेक्शन आएगा तो ऐसे डाउनवर्ड करंट आने लग जाएगी उसमें। तो बेसिकली स्प्लिट रिंग पूरा रोल प्ले कर रहा है उसको 180 के बाद पूरा 360 तक रोटेट करने में। अगर स्प्लिट रिंग नहीं होते, ये पूरा एक सर्किल होता, तो डेफिनेटली फिर वो बस ऐसे ऐसे करता रहता। समझा ना? हाँ सर, हम ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को घुमाने में भी यूज कर सकते हैं। कितने भी है अभी, हर टाइप की मोटर का यही प्रिंसिपल है। मतलब बड़ी से बड़ी मोटर से लेके सबसे छोटी मोटर तक, मतलब आप देखते हैं ना हर चीज में एक फैन टाइप की फीलिंग आती है ना, फैन। वो फैन मतलब वहां पर एक छोटी सी मोटर है। लैपटॉप्स में हर जगह पर है। यहाँ पर लाइन रीड करते हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल फैन। ठीक है, बड़ा कंपोनेंट है। रेफ्रिजरेटर में छोटा फैन, मिक्सर्स हो गए छोटी मोटर, वॉशिंग मशीन बड़ी है, कंप्यूटर लैपटॉप्स में छोटे छोटे फैन, इवन MP3 प्लेयर कितना छोटा डिवाइस है उसमें भी। हर जगह पर मोटर यही है और प्रिंसिपल भी यही रहेगा। क्लैरिटी है या नहीं? Yes. तो मुझे लगता है पूरी जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। ये पूरा स्टैंजा समझाया और मेन चीज बताई है क्या? स्प्लिट रिंग। Split rings. सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो P और Q स्प्लिट रिंग है ना, ये जो है हाफ 180 डिग्री के बाद P वाला पहले X के साथ कनेक्टेड था, फिर 180 डिग्री के बाद किससे कनेक्ट हो जाता है? वाई से। Y से। ठीक है, तो यहाँ पर सर यही थोड़ी इधर पे चीजें। लिखा है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, तो फिर कॉम्प्लेक्स में अरे भाई कॉम्प्लेक्स में ये मैग्नेट रियल में नहीं होते, ये खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल बोला गया। अब इसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे, तो वो ट्राई करने के लिए फिर मैग्नेट्स के कर्वेचर बनाए जाते हैं, स्ट्रेट नहीं रखा जाता। मतलब समझ आया ना? एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाएगा आगे। बट एज अ 10th स्टैंडर्ड आपको एफिशिएंसी थोड़े बताएंगे, आपको बताएंगे कि ऐसे चीजें काम करती हैं। अब आप सोचते रहो कि अब कैसे एफिशिएंसी ज्यादा ला सकते हैं, कैसे लॉसेस को कम कर सकते हैं, किस टाइप का एलिमेंट यूज करें, वो सारी चीजें हैं। ओके। अच्छा, ये फोर्स हम किस रूल से निकालते हैं? मैं तो पाम रूल से बता दिया हूँ, बट याद है ना कि फोर्स किस रूल से निकालते हैं? दो रूल है। फोर्स फ्लेमिंग्स निकालते का हैं है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। और इंड्यूस्ड करंट किससे निकाला करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से। तो याद रखना है कि मोटर में हम फोर्स देखते हैं या इंड्यूस करंट? फोर्स। अरे फोर्स देखते हैं ना, मोटर में तो करंट पहले से जा रही है। फोर्स देखते हैं तो वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चेक करते हैं। और जनरेटर में करंट जनरेट होती है, तो वो किस रूल से देखेंगे? राइट हैंड। राइट राइट हैंड रूल से। ये ऑथेंटिक बात है, बाकी पाम रूल से तो आप जानते हैं सारा कुछ समझ आ जाता है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज को लेके कि इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें पता चल जाती है, वहां से टॉर्क पता चल जाता है। ठीक है, ए बी पर डाउनवर्ड लग रहा है, फिर सी डी पे अपवर्ड लग रहा है, और बाद में फिर
स्प्लिट रिंग उसे स्विच करके वापस से वैसा ही मेंटेन करके रखती हैं। पक्का? अच्छा, एक और चीज, ऐसी डिवाइस जो इस तरीके से क्राइटेरिया को स्विच करने का काम करती है, मतलब करंट पहले ऐसे क्लॉकवाइज था, फिर उसने स्विच करके एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं कम्यूटेटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ डिवाइस that reverses the direction of flow of current in a circuit is called commutator। तो इसका मतलब मोटर में ऐसा काम कौन करता है? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग। तो ये याद रहेगा, स्प्लिट रिंग क्या बन जाता है हमारा? एक कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। तो ये जितने वर्ड्स बेटा बता रहा हूँ ना, ये सब याद हो जाने चाहिए एकदम। नेक्स्ट टाइम पे पूछूंगा आपसे इसी तरीके से कि मोटर में एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, हर एलिमेंट का काम क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्लिट रिंग, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सारी चीजें यहाँ पर हमने बता दी कि फर्स्ट हाफ के बाद therefore the coil and the axle rotates half of a turn more in same direction। फिर हम रिवर्स करके उसे वापस से रोटेट करा सकते हैं, फुल रोटेशन में यूज हो जाता है। सर इसमें थोड़ा ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा डेफिनेटली, टॉर्क की वजह से नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए एक्सेलरेटिंग रहेगा। तो बट वो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसको ही तो ये एक्सेल रोटेशन में लेके आ रहा है, फुल रोटेशन में। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये रहता है कि जैसे ये टिल्ट होता जाएगा, ये स्लोप, ये आर्मेचर उस फोर्स को ओवरऑल रोटेशन में ही दिखाने वाली है। तो जो वो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वो चीज नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है। किसकी वजह से? इस एक्सल की वजह से, क्योंकि वो टॉर्क को वहां पर यूज करेगा। सर अगर ये हमने नॉर्थ साउथ पोल्स रखे हैं, अगर हमने साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रखे तो ये दोनों मैग्नेट रेपेल करेंगे एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी ही नहीं फोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तब फोर्स कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा ना। तब क्या होगा, साउथ की मैग्नेटिक फील्ड और इस साउथ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रिपेल करेंगी एक दूसरे को। तो बेसिकली इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही ड्रॉप हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझा ना? हाँ। ठीक है, देखें लास्ट लाइन रीड करते हैं। कॉमर्शियल यूजेस देख लेते हैं। कॉमर्शियल यूजेस में देखें, कॉमर्शियल मोटर्स यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। बताया ना अभी जस्ट, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती हैं। लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ कंडक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल। बताया था कि सिंगल वायर नहीं होती, उसमें बहुत ही थिन थिन एन नंबर ऑफ लूप्स होते हैं। ओके, फिर a soft iron core on which the coil is wound। the soft iron core on which the coil is wound, अरे दो बार, plus the coil is called armature। अभी बताया ना कि वो जो कॉइल रहती है अब उसमें मटेरियल बदल दिया। मैंने सिंपल आपको बताया कि कॉइल रहेगी, अब वही डिजाइन है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी कि मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो वो इनहेंस करती है मोटर की पावर को। अगर हम वहां पर क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। सर यानी कहाँ पे यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन? सॉफ्ट आयरन कोर, आर्मेचर जो घूमने वाली है वो, उस पे रैप करते हैं ना ये वायर, तो वो ये जो कॉइल है ये किसकी होगी? सॉफ्ट आयरन की। ओके, सॉफ्ट आयरन बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट ना हो पाए इधर उधर, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। क्लियर है मोटर? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मोटर को। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सिंपल वर्ड्स में कि देखो यहाँ पर मैग्नेट कैसे लगे हैं, कर्ड। क्या इनहेंस करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट होगी, अगर तो ऐसे बाहर बाहर जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। रेडियल होने से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर आते हैं सारे, तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो पाती है। ठीक है ना? तो मोटर में क्या होता है, प्रिंसिपल मैंने मोटर और जनरेटर में डिफरेंस बताया है, तो अभी जनरेटर हमने नहीं पढ़ा है तो होल्ड करके रखते हैं।
मोटर हमने पढ़ लिया, हम उसमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? करंट। तो जिससे वो क्या बन जाती है उसकी कॉइल, एक करंट कैरिंग लूप। और एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, उसको नेट फोर्स तो 0 मिलता है, लेकिन क्या मिलता है वहां पर? एक टॉर्क। टॉर्क नॉन जीरो होता है, जो उस कॉइल को क्या करता है? रोटेट करता है। और इस तरीके से हमारा क्या काम करता है? मोटर काम करता है। बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अ करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं किसमें हम? जनरेटर में आते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जनरेटर में भी दो पार्ट रहेंगे। जनरेटर में भी एसी करंट जनरेट हो सकती है और डीसी। हम दोनों को समझेंगे, बट पहले हम बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पर। समझना, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट है? मैग्नेट है, दिख रहे हैं। आर्मेचर कॉइल है, दिख रही है। आर्मेचर मतलब ये कॉइल प्लस ये वायर्स, दोनों मिला के बोलते हैं आर्मेचर कॉइल है। बस इसमें स्प्लिट रिंग के जगह पर दो बेसिक रिंग्स आ जाती हैं। क्लियर? इसका भी अंदर वाला पार्ट देखो, नोटिस करो, ये अलग मटेरियल दिख रहा है। दिख रहा है ना एक? हाँ, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए ताकि इसका कंडक्शन इस कॉइल में नहीं आने लगे। ओके, फिर इसमें ब्रशेस अब दोनों से अलग अलग करंट कनेक्टेड है, परमानेंट। तो समझ गए क्या इसमें करंट स्विच होने वाली है क्या? नहीं। क्लियर है? बताएं। अब इसमें है क्या? ये जस्ट मिनट, ये है क्या? एक हमारा जनरेटर। तो क्या इसको आप करंट देने लग जाओगे? जस्ट मिनट यार, कुछ इशू। ठीक है, इसमें हम क्या देंगे? क्या हम करंट देंगे क्या खुद से? नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस आर्मेचर कॉइल को क्या करेंगे? किसी मैकेनिकल मेथड से रोटेट कराएंगे। क्या कराएंगे इसे? रोटेट। तो जनरेटर और इसमें डिफरेंस ये है कि मोटर में हमने करंट दी थी तो वो खुद रोटेट हो रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रोटेशन देते हैं। हम रोटेशन देते हैं। अब रोटेशन देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक इंजन लगा दो। क्या लगा दो? एक इंजन। इंजन क्या यूज करेगा? फ्यूल, डीजल पेट्रोल यूज करेगा ना। तो इसका सबसे नेचुरल फिनोमेना होता है क्या, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में देखा होता है क्या, कि ऊपर से एक फैन में, टरबाइन में क्या आता है? एक टरबाइन में वाटर यहाँ पे फॉल हो रहा होता है, तो वो इस टरबाइन को रोटेट कराता है। तो जो इंजन से हम पेट्रोल से उसे रोटेट कराने वाले थे, वो अब कैसे ही रोटेट होगा? नेचुरली, वाटर के थ्रू। विंड मिल्स आपने देखा है, तो विंड मिल्स में भी ये फैंस उसके रोटेट होते हैं विंड के वजह से। आइडिया यही है कि अगर आपको जनरेटर बनाना है तो आपको क्या चाहिए? इस कॉइल को रोटेट होना चाहिए। समझा कि नहीं? तो आप नेचुरली भी कर सकते हैं या फिर इंजन लगा के भी कर सकते हैं। तो जो घर पे जनरेटर होता है उसमें इंजन लगा होता है, और जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट होता है वहां पर अलग अलग यूज करते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाई एनर्जी हीट से स्टीम बनाते हैं, और वो स्टीम किसका काम करती है? विंड का काम करती है, और वो टरबाइन को रोटेट कराती है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटरफॉल रोटेट कराता है, और विंड पावर प्लांट में डायरेक्टली विंड यूज होती है। क्लियर है ना? तो रोटेशनल एलिमेंट हो गया हमारा, हमारे रिंग्स हो गए, ब्रशेस हो गए, सारा कुछ हो गया। अब हम बात करेंगे किस पे? प्रिंसिपल पे। तो हमने यहाँ पर एक क्या कनेक्ट करके रखा है? गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। क्या चेक करने के लिए कि रोटेट होने के बाद करंट यहाँ आ रही है या नहीं। ठीक है ना? अब प्रिंसिपल देखें कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये फ्लक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। कैसे? जब ये लूप ऐसे रखा हुआ है सिंपल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टच करके पास हो रही है,
तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट कर रही है क्या इसे? नहीं, तो फ्लक्स क्या है इससे पास होने वाला? 0। 0। लेकिन जैसे ही ये रोटेट होगा ऐसे, तो अब देखो थोड़ा थोड़ा फ्लक्स पास होगा ना, ऐसे कट होगा ना, हाँ, और जैसे ही ये कॉइल वर्टिकल हो जाएगी मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। दिखा कि नहीं यार सभी को ये आइडिया? 3 स्टेप कलरिंग की मैंने यहाँ पर। नंबर 1 फिर से समझेंगे। जब अभी कॉइल जैसे रखी है वैसी ही रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टच करके पास होगी, क्या पेनेट्रेट करेगी क्या? नहीं। तो फ्लक्स क्या है अभी? 0। 0। फिर ये जो कॉइल है वो रोटेट होके ऐसे हो गई, तो डेफिनेटली थोड़ा फ्लक्स पास होगा, अब होगा ना? हाँ। अब ये कॉइल रोटेट होके ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। समझा कि नहीं? इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर ना? फ्लक्स चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई। और याद है फैराडे ने क्या समझाया था? बताएं फैराडेज लॉ। देयर विल बी ईएमएफ, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा अगर क्या चेंज होगा? फ्लक्स। और रेट ऑफ फ्लक्स चेंज ही क्या होता है? EMF। और अगर हमें करंट चाहिए तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये हो जाएगी हमारी करंट। ईएमएफ मतलब वोल्टेज। हाँ बताएं। लेकिन इसमें हमें पहले कुछ एनर्जी देनी तो पड़ेगी ना उसे रोटेट कराने के लिए थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा क्या, पूरी एनर्जी देते रहना पड़ेगा। अगर रोटेट नहीं कराओगे तो वो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, नहीं होगा तो करंट नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये तो एक एनर्जी कन्वर्टर डिवाइस हो गई। आपने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की है। समझा कि नहीं? कॉइल को कंटिन्यूअस घुमाते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने रोक दिया फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा ना। हाँ। तो रोटेशन के वजह से पहले 0 था, फिर मैक्स हुआ, फिर आगे रोटेट करोगे फिर 0 होगा, फिर मैक्स होगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो चेंज होता जा रहा है फ्लक्स, इसलिए ईएमएफ मिलता जाएगा। जैसे ही आपने स्टॉप किया, खत्म स्टोरी। क्लियर ना? तो बताओ यार, प्रिंसिपल समझ आया? यस। तो अब ये काम करता है किस पे? इस पे जो करंट की डायरेक्शन है वो किससे निकाली जाती है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। क्लियर ना? हाँ। और किस प्रिंसिपल पे बात करती है? फैराडेज प्रिंसिपल पे। किस पे? फैराडेज लॉ पे, कि whenever there is a flux change there will be induced current। ओके ना? यस। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं किसके बारे में? एसी जनरेटर के बारे में। हाँ, सर इसमें करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंज लॉ यूज लेंज लॉ, करेंगे। वही लेंज लॉ ही यूज करते हैं। लेंज लॉ ही यूज करते हैं करंट की डायरेक्शन देखने के लिए। बट आपके जो बोर्ड्स में है वो नेम यूज करता है क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बताया है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी। हाँ। राइट हैंड रूल, माय मिस्टेक, राइट हैंड रूल। ओके, ठीक है। तो समझते हैं, ये जो रिंग होती है सिंपल रिंग, इनका एक और नेम है। इनको स्प्लिट रिंग नहीं, क्या नेम देते हैं? स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग मतलब दो अलग अलग रिंग है जो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। प्रिंसिपल मैंने समझाया ना किस पे बेस्ड है? फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या आएगी वहां पर करंट इंड्यूस होगी। ओके, इस पे बात करते हैं कि कैसे स्टेप है। तो एक्सेल होती है जिसे आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, वो कैसे रोटेट की जाती है? मैकेनिकल। मैकेनिकल। बाकी थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी सब कुछ कर सकते हैं। अब क्या होता है, एक कंडक्टिंग लूप होता है जो उसके साथ में रोटेट होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? चेंज होता है, जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और वो जो स्लिप रिंग कनेक्टेड होती हैं लूप से, वो करंट पास कर देती हैं किसमें? ब्रशेस में। और वो ब्रशेस से किसके पास पहुंच जाता है? जो आपका सिस्टम है, लोड है। ओके, अब समझें कि चल क्या रहा है वहां पर। तो अगर मैं बात करता हूं कि t0 पर कोई भी फ्लक्स पास हो रहा है क्या? अभी
नहीं। फिर मैं इसके 1/4 टाइम t/4 टाइम के बाद अगर मैं मानूं कि इसका फुल रोटेशन कितनी देर में हो रहा है, t में, तो 90 डिग्री में क्या होने वाला है, 90 डिग्री में कितना हो जाएगा फ्लक्स, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स वापस से क्या हो जाएगा, 0। मतलब 180 डिग्री में क्या हो जाने वाला है, ये लूप में फ्लक्स चेंज का डायरेक्शन बदल जाने वाला है। सपोज इस वायर को टारगेट कर रहा हूं, जब ये वायर ऐसे 90 हो जाएगी और इधर तक आएगी, इस सब वायर में पूरे में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसे राइट वर्ड। लेकिन जब ये अपना रोटेशन नीचे की तरफ करेगी, तब इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो तो इधर फील होगा ना, कि पहले ये फ्लक्स को आगे की तरफ कट कर रही है सेम डायरेक्शन में, लेकिन रिटर्न में किधर कट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए क्या हो रहा है, फ्लक्स वेरिएशन बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आती है, पॉजिटिव। और नेक्स्ट हाफ के लिए करंट की डायरेक्शन क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी होती है कि आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन करंट क्या कर देती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, और कैसे निकालते हैं ईएमएफ, ये मैंने आपको बताया ही है कि ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है, NABW। प्रीवियसली बताया ना, रोटेशनल एलिमेंट के वजह से ईएमएफ, लास्ट लेक्चर। तो अगर ईएमएफ आ गया तो होता ये है कि ये मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी है। एक्चुअली जब हम मैथ में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि ऐसे टाइप वाले कर्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा से। ठीक है, तो इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये समझना है कि ये जो करंट यहाँ पे जनरेट होती है जनरेटर से, वो कैसा फंक्शन जनरेट होती है, साइन वेव। साइन कर्व भी बोलते हैं ना, साइन कर्व बोलते हैं इसे, साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं। और अगर करंट चाहिए तो वो उसका डिवाइड हो जाएगा। तो साइन को लेके आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, साइन इस कर्व का नेचर बताता है। आपको देखनी है वैल्यू कि मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, आर का डिवाइड किया तो क्या आ गई, वो करंट। तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा क्या है उसकी, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड। मतलब जितना फास्ट रोटेट करोगे उतनी ज्यादा करंट जनरेट होगी, दिख रहा है ना। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। जितना बड़ा जनरेटर होगा, जितनी बड़ी आर्मेचर कॉइल होगी, उतनी ज्यादा करंट। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा करंट। तो समझ आए कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है जनरेटर का करंट, NABW। क्लियर, यस। कितना वोल्टेज जनरेट होगा वो इन बातों पे ही डिपेंड करता है। अभी दिक्कत ये है कि ये इसका मतलब एसी जनरेटर हो गया, ये कैसा जनरेटर हो गया, एसी जनरेट कर रहा है। तो अगर मुझे पता चल गया कि एसी जनरेटर है, अच्छा इस छोटे से जनरेटर को क्या बोलते हैं, डायनामो भी बोलते हैं। अब अगर मुझे इसे डीसी बनाना है तो जब ये चेंज आता है मुझे इसे फ्लिप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लिप करने से ये क्या बन जाएगी, एक डीसी। क्योंकि क्या बताया था कि डीसी का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कांस्टेंट रहे, वेरिएबल भी हो सकता है ना। सिर्फ ये कि प्लस है तो प्लस रहे, नेगेटिव नहीं हो जाए। ओके, तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग की जगह क्या यूज कर लेते हैं, स्प्लिट स्प्लिट रिंग। तो जब 180 डिग्री के बाद ये चेंज होने वाला है, तब वो किस ब्रश से कनेक्टेड हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रश से। तो फिर क्या हो जाएगा, रोटेशन उसका चेंज। तो डिफरेंस समझ में आया कि एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस रहेगा। हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में जहां पे नेगेटिव आना चाहिए था, स्प्लिट रिंग उसे क्या कर देंगी, वापस से पॉजिटिव कर देंगी। क्लियर है ना। तो मुझे लगता है आई गेस ये दोनों ही चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी, डीसी मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें देखें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये लास्ट में एक पैरा देखें कि अगर हमें डीसी करंट चाहिए तो उसने बताया है कि हमें
ये जो स्लिप रिंग हमने यहाँ पर यूज की है, क्या यूज की है? स्लिप रिंग्स। उसके जगह अगर हम क्या यूज कर ले, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज कर ले, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? डीसी DC। जनरेटर। ठीक है। दूसरा, डीसी और एसी करंट में जो डिफरेंस है वो मैंने बता ही दिया है आप लोग को। और यहाँ पे लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर दिस। उसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है कि उसका फ्रिक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। तो आपने यूजुअली ये चीज देखी होगी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लिखी होती है 220 वोल्ट 2A 50 हर्ट्ज, इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो बेसिकली वो लिखा होता है कि वो अडेप्टर एसी के लिए है और सबसे सुटेबल किस फ्रिक्वेंसी के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो चीजें ये मैं आगे के लेक्चर में समझाऊंगा कि इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है एसी का, कि उसमें ट्रांसमिशन में लॉन्ग डिस्टेंस में पावर लॉस नहीं होती है। रीजन पता है? याद आया क्यों नहीं होती? P is क्या equal चीज to यूज करते हैं? हाँ, इक्वल्स क्या यूज करते हैं ये कराने के लिए? ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, जो कि आई को एकदम कम करा देता है, तो ये जो और V एनर्जी को लॉस बढ़ा होता है वो नहीं होता। ओके, yes sir। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक काफी है। हमने जो है दोनों चीजें डिस्कस की हैं, मोटर, जनरेटर, और अच्छे से आप लोग हाँ। इसको रिवाइज कर लेंगे। हाँ, सर इसमें 1/100 में डायरेक्शन चेंज करता है एसी, तो फिर 50 हर्ट्ज कैसे होगी फ्रीक्वेंसी? हाँ, क्योंकि इस पूरे एक लूप को बोलते हैं ना, पूरे एक लूप को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब पूरे एक लूप को बोलते हैं। तो क्लियर फिर है? वो 1/200 हो जाएगा ना सेकंड? नहीं नहीं नहीं, 1/100 पूरे का है ना। 1/100 हुआ ये, तो इसका मतलब यहाँ तक टाइम डबल लगेगा ना, 2 टाइम्स ऑफ 1/100 ऐसा होगा ना। 1/100 में डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब इन दोनों के बीच का टाइम है 1/100। समझा कि नहीं? हाँ। तो पूरे का टाइम होगा 1/A, मतलब 1/50 इज एक्चुअल टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 50। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये चीजें रिवाइज कर लेंगे आप लोग, मैं नोट्स पास कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है EMI को एकदम फाइनलाइज करेंगे। ठीक है ना? यस Yes। ठीक है, फिर मतलब आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर गाइस। हाँ, हाँ, Bye ओके, sir, thank you। बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. बाय सर। Bye.